हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इज़हारुद्दीन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा गया होगा और अभी आप लगे रहें मैथ्स के पेपर के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा जाने वाला है मैथ्स का, लेकिन आप उसके लिए मेरे वीडियोस के साथ बने रहें एंड तक। देखिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर मैंने 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको फिल्टर आउट किया है। टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हैं और इन 30 क्वेश्चन से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पेपर पैटर्न अपने को पता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है 6 क्वेश्चन। टोटल 6 होंगे, बट उसके अंदर 2 क्वेश्चन में चॉइस होंगे, तो टोटल 8 क्वेश्चंस मिलेंगे अपने को। उसमें से 6 क्वेश्चन अपने को अटैम्प्ट करना है। 2 मार्क्स के हिसाब से 12 मार्क्स हो गए। तो 12 मार्क्स को ग्रेस्प करने के लिए अपने को सिर्फ क्या करना है, 30 क्वेश्चंस को लगाना है। पेन कॉपी लेकर बैठिए और जितनी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको 1 बाय 1 लिखते जाइए। क्लियर? और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से मैंने लिंक पेस्ट कर रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से कनेक्ट होइए, वहाँ से भी मैं इसको टेलीग्राम पे भी सेंड करूँगा, व्हाट्सएप पे भी सेंड करूँगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सबको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख रखा है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए होगा। अगर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन चाहिए तो उसका वीडियो आपको कल मिलेगा और 4 मार्क्स के लिए आपको मिलेगा परसों। मतलब आपको पेपर से 1 दिन पहले तक बने रहना है एपीटी अड्डा के साथ, और जिस दिन पेपर होगा फिर आप देखना गारंटीड क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले हैं अपने को। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, इन 30 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिख रखे हैं यहाँ पर क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लैंग्वेज के वो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिड्यूसिबल फॉर्म होता है, मतलब जो रैशनल फॉर्म में होंगे, लाइक 1/x + 10 - 1/x = 5। ये डायरेक्ट दिया होगा तब तो आएगा ये, लेकिन लैंग्वेज से अगर इस तरह से इक्वेशन बन रही है तो ये लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मतलब कौन से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं? जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन है कि यूजुअल स्पीड उसकी x है, 10 km/h उन्होंने बढ़ा दी, तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाले। ये डिलीट क्वेश्चन है, सिलेबस के अंदर नहीं है ये। क्लियर? लेकिन ये डायरेक्ट अगर बोलेगा कि सॉल्व फॉर x, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं आएगा इस टाइप का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इसकी लैंग्वेज अगर आपने समझ लिया तब तो ये आपसे हो जाएगा, लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो नाम दे रखा है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का ही आ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेवा कोई लड़की है, द जेवा वर यंगर बाई 5 years देन व्हाट शी रियली इज। अच्छा, जेवा अपनी ही प्रेजेंट एज से कितनी छोटी है? 5 years है। तो अपने प्रेजेंट एज इसकी जेवा की मान लो कि लेट जेवाज प्रेजेंट एज = x years। जेवा की प्रेजेंट एज कितनी मान लो? x years। सो देयरफॉर 5 years हेंस या 5 years बिफोर हर एज, 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी? x - 5 years। बराबर, यंगर है ना, तो यंगर मतलब छोटी होगी, 5 साल छोटी, तो 5 साल छोटे के लिए क्या करेंगे? x - 5। बराबर, और जितनी वो एक्चुअल में थी, तो एक्चुअल एज आपने कितनी मान ली? प्रेजेंट एज बराबर x, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? x - 5। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, उसकी एज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? वुड हैव बीन 11 more than the 5 times of her actual age। उसकी एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से कितना ज़्यादा? 11 ज़्यादा। तो व्हाट इज़ हर एज नाउ? मन में लड्डू फूटा। देखिए, अगर आपने इक्वेशन बना ली तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह जो भी आपको फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़ रखे हैं तो वो तो सिंपल है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसी बात पे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab इसका डबल और प्लस 5 5 = 25 = कितना हो गया? 5x + 11। तो x² - 10x, ये प्लस 25 बाद में लिखेंगे, पहले इसको लेकर आओ, -5x + 25 - 11 = 0। तो ये हो गया x² - 15x + 14 = 0। 14 बन जा 14। 14 का ऐसे फैक्टर जिसका सम 15 आए, तो 14 और 1 दोनों माइनस के आएंगे, तो कितना हो गया? x² - 14x - x + 14 = 0। तो x कॉमन लेंगे, तो x - 14 - 1 कॉमन लेंगे, तो x - 14 = 0। टोटल में से x - 14 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा? x - 1 = 0। तो x -
माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 ईयर्स, x इज इक्वल टू 1 ईयर। तो 1 ईयर वाला तो नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर वो 1 साल की होगी तो 5 साल पहले तो पता नहीं ब्रह्मांड में होगी, पता नहीं कहाँ होगी, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, इनवैलिड है। तो आंसर कितना आएगा 14 ईयर्स। तो जेवा की जो प्रेजेंट एज थी वो 14 साल थी, 14 ईयर्स थी, ठीक है। अगर अपने को आंसर चेक करना है तो बहुत आसान है, देखिए प्रेजेंट एज 14 साल है, तो 5 साल अगर वो छोटी है तो कितने साल की होगी, 9 साल की, और 9 साल का स्क्वायर कितना हो गया 81, कितना हो गया 81। अब यही एज तोड़ मरोड़ के उसने क्या बोला कि प्रेजेंट एज का 5 टाइम, तो 14 का 5 टाइम प्रेजेंट एज का, उससे कितनी ज़्यादा है 11, तो 14 5 ज़ा 70 प्लस 11 कितना हो गया 81। देखो आ रहा है सेम, हो गया। चलिए लिख लीजिए इसे। अगर समझ में आ गया हो तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि YouTube पर और भी इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया और जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं कर रखा होगा तो आई गारंटीड वो उनसे होगा ही नहीं क्वेश्चन, क्लियर। तो अभी आपसे होगा नहीं होगा वो देखते हैं। देखिए थोड़ा लैंग्वेज में कमांड करिए, लेट t मिनट्स पास्ट 2 PM, मतलब 2 बजे के बाद जो भी टाइम पास हो रहा है वो कितना है, t है, वो कितना भी 10 मिनट 15 मिनट 14 मिनट कितना भी हो सकता है, क्लियर। अब जरा सोचिए, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM। अब देखो 2 से 3 PM तक मिनट हैंड को जाना है, तो 2 से 3 बजे तक अगर 2 बज रहे हैं और 2 बजे के बाद 3 बजेंगे तो कितने मिनट चल जाएगा वो मिनट हैंड, कितने मिनट चलेगी बताइए। अभी 2 बज रहे हैं और 3 बजे सुई मतलब जो मिनट हैंड है वो जाना है, तो कितने मिनट चलेगी, 60 मिनट ही तो चलेगी। तो मिनट हैंड को 60 मिनट चलना है। तब उस केस में क्या बोल रहा है कि अगर वो 2 बजे के बाद टी टाइम चल चुकी है और उसको 3 PM तक निडल को जाना है, मिनट हैंड को जाना है, तब उसने क्या पता लगाया कि वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन द इतने मिनट, 3 मिनट्स लेस देन द t²/4 मिनट। कुछ समझ में आया क्या है। देखो अभी 2 बज रहे हैं, अब 2 के बाद कितने बजने वाले हैं, 3 बजने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो 2 बजे के बाद टी टाइम तो तुम्हारा पहले ही निकल चुका है। अब उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, 2 बजे के बाद का जो बचा हुआ टाइम है वो क्या है, वो है 3 मिनट लेस देन, तो कितना हो जाएगा t²/4 - 3, इतने से कितना लेस है 3 मिनट्स लेस है, बराबर। तो वो 2 बजे से जब 3 बजे तक मिनट हैंड पहुंचेगी तो टोटल टाइम यही तो कवर करेगी, t प्लस दिस वन। देखो t 2 बजे के बाद का टाइम है, फिर उसके बाद का जो टाइम है जो 3 PM तक पहुंचना है वो कितना टाइम है, वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन इतने मिनट, इतने मिनट से कितने मिनट लेस 3 मिनट, तब जाके ये पूरा 1 घंटा कवर कर देगी, मतलब 60 मिनट क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, क्योंकि 2 बजे से उससे 3 बजे तक क्या करना है, मिनट हैंड को पहुंचना है। तो 2 से 3 घंटे तक 1 ही तो घंटा होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 3 मिनट पहले चल चुकी है, बाकी बचा हुआ टाइम कैसे कवर कर रहा है वो, इतने से कितने कम 3 मिनट कम, बराबर। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी कितनी, t प्लस t², मैं इधर लिख देता हूँ, t प्लस t²/4 - 3, है ना, इज इक्वल टू कितना 60। इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये हो गया t प्लस t²/4 इज इक्वल टू 60 + 3, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। 4 एलसीएम ले लो तो कितना हो गया ये 4t + t² इज इक्वल टू 63, तो ये हो गया t² + 4t इज इक्वल टू 63 × 4 हो गया। तो ये कितना हो गया t² + 4t, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 3 = 12 और 6 4 = 24 और 25 इज इक्वल टू 0। 252 के ऐसे फैक्टर, 252 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 है, जिनका डिफरेंस क्या है 4, तो बताइए क्या कर लिख सकते हैं, 18 और 14 करके देखिए, 18 और 14, ठीक है। तो 18 और 14, 18 4 = 72, 18 बन जाए 18 और हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, 18 14 लेंगे तब इनका डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस
18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, t कॉमन ले लो तो कितना हो गया, t प्लस 18 माइनस 14 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, t प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 18 कॉमन आ जाएगा और कितना बचेगा, t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए नेगेटिव में तो टाइम होगा नहीं, तो t इज इक्वल टू माइनस 18 ये इनवैलिड हो जाएगा और t माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 मिनट्स। कितना हो जाएगा, 14 मिनट्स। तो 14 मिनट जो था वो 2 बजे के बाद का टाइम था। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो अब देखो समझ में आ जाएगी। आपके पास अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे के बाद कितना टाइम पास हुआ, t मिनट, मतलब 14 मिनट, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, 3 बजाना है, मतलब 3 बजे तक पहुंचना है अपने को, मिनट हैंड को। तो बचा हुआ जितने भी मिनट होंगे वो कुल मिलाकर 60 आना चाहिए। तो 60 में से 14 माइनस करो तो 46 आना चाहिए बचा हुआ टाइम जो है। तो 46 इसके हिसाब से तो आएगा कि टी स्क्वायर बाई 4 में से 3 क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो देखो टी की जगह कितना लिखेंगे, 14 इंटू 14 अपॉन 4 माइनस 3, 2 7 जा 2 2 जा 2 7 जा 7 7 जा 49 माइनस 3 कितना हो गया, 46 आ रहा है। देखो तो 14 प्लस 46 पूरा 60 मिनट हो गया, नहीं हो गया, है ना। आंसर क्या है अपना, करेक्ट है ये। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये बोर्ड में आ गया तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मोनेटाइज करवा के ही मानेंगे इसको, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 30 में से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या सर हैं, अब क्वेश्चन दिया आपने, पहले इतने टफ क्वेश्चन। अरे भाई एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो क्वेश्चन बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि किस टाइप का है, तो अपने को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करिए, और कौन से फार्मूला से, कौन से मेथड से, फार्मूला मेथड से, ठीक है। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे इसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना है 1, b कितना है 2√2, c कितना है माइनस 6। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 2√2 का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है 1, जिसकी वैल्यू कितनी है 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, √2 का 2 तो 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस और 24, तो ये कितना आ गया 32 आ गया। मतलब d की वैल्यू किसके बराबर है 32। तो इसका मतलब d क्या है, ग्रेटर है 0। तो रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, बराबर। अगर ये लेस देन आता तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अब वो बोल रहा है कि यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, उनको आप क्या करिए, फाइंड भी करिए। फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उसको हम डिस्क्रिमिनेंट ही लिख सकते हैं, है ना। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2√2, है ना, प्लस माइनस ये कितना है 32, कितना है ये 32, और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी 1। तो देखिए माइनस 2√2 प्लस माइनस, इसको लिख लो 16 इंटू 2 अपॉन 2, तो माइनस 2√2 प्लस माइनस 16 का 4 आ गया, √2 अपॉन कितना हो गया 2। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, माइनस 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2। नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2। तो कितना हो गया, 4 में से 2 गए तो 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आंसर √2। देखो सेम इरेशनल नंबर हैं, है ना, सेम ऑर्डर के हैं, तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का कितना हो गया 6√2 अपॉन 2, 2 3 जा, तो आंसर कितना आ गया माइनस 3√2। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा एक बात और बता दो, ये क्वेश्चन पेपर बेसिक वालों के लिए भी है और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है, तो मैंने दोनों को ध्यान में रखते हुए ही ये क्वेश्चन क्या करे हैं, सेलेक्ट करे हैं। तो आप चाहे बेसिक के हो चाहे स्टैंडर्ड के हो, वीडियो देखना आपको बनता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको दे रखी है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ये देखिए फैक्टराइजेशन से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, √2x स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 5√2 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के। फैक्टराइजेशन मेथड बताइए क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ए का और सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का मल्टीप्लाई 5√2 से √2 5 2 10 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 7 आना चाहिए, तो 5 2 10 है ना, प्लस के आना चाहिए तो दोनों किस में लेंगे, प्लस में। तो कितना हो गया ये √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के। 7 को मैंने 5 2 में स्प्लिट कर लिया, क्लियर। यहाँ से पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन लेना भी थोड़ा मुश्किल है तो अपने क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इस 2 को लिखेंगे √2 दो बार लिख सकते हैं √2 को, √2 और प्लस कितना हो गया 5√2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लो तो कितना बचा √2x प्लस 5 और प्लस यहाँ से √2 कॉमन ले लो, कौन कॉमन ले लो √2, तो कौन बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। टोटल में से क्या कॉमन आ गया √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2x इज इक्वल टू कितना आ गया -5, x इज इक्वल टू -5/√2। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया -√2। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोला है कि फैक्टराइजेशन से करना है तो फैक्टराइजेशन से करना है, फार्मूला से बोला है तो फार्मूला से करना है, ठीक है। अगर आपको बोला है चैनल सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन हो गए आपके, क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं, ठीक है। हटाऊँ इसे, वेरी गुड। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने फेसबुक पर लिंक को शेयर करिए, वीडियोस के लिंक को शेयर करिए फेसबुक पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5, k प्लस 5x² माइनस 2k प्लस 3x और प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। क्या सर ये क्या दे दिया आपने। देखिए NCERT हो, चाहे सैम्पल पेपर हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे कोई भी रेफरेंस बुक हो, आपने अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा होगा कि जिसमें आपको दिया हो कि इसके रूट्स रियल नहीं हैं, बराबर, नो रियल रूट्स। इस टाइप की इनइक्वालिटी या कंडीशन आपको नहीं दी है। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसा आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू कितनी है k प्लस 5, b की वैल्यू कितनी है -2k प्लस 3 और c की वैल्यू कितनी है k माइनस 1। अब इसने क्या बोला, हैज़ नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स नहीं होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन क्या होता है, 0 होता है। आपको मालूम है डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन होती हैं, टेढ़े 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, दोनों केस में रियल होते हैं। अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, नॉट रियल होता है। तो वही केस दिया है अपने को, नो रियल रूट्स, ठीक है। बताइए ये क्या होता है, b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 इक्वल टू नहीं, लेस देन 0। b की वैल्यू -2k प्लस 3 का होल स्क्वायर वाह -4, a की वैल्यू k प्लस 5, c की वैल्यू k माइनस 1 लेस देन 0। हवा निकल गई क्या, नहीं निकलना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको डरना नहीं है, हिम्मत के साथ डटे रहना है, ठीक है। एपीटी अड्डा के साथ बने रहे, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन लगा लिया ना मेरे वीडियोज़ का, आप देखना एकदम उछल जाएंगे आप पेपर देखकर। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये क्या हो गया 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर -4 अंदर मल्टीप्लाई करो k इंटू के स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसका, ये तीनों मल्टीप्लाई हैं, 4 को बाहर रखेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, k का k से k स्क्वायर, k का 1 से -k, 5 का k से तो प्लस 5k, 5 का 1 से तो -5 लेस देन 0। होल स्क्वायर खोलेंगे 2 2 जा 4k स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का डबल, मल्टीप्लाई का डबल, 3 2 जा 6, 6 का डबल 12k। समझ में आया क्या किया, a स्क्वायर प्लस 2ab इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो गया 12k प्लस 3 3 जा 9, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, क्लियर। ये हो गया -4, ये कितना हो गया k स्क्वायर 5 में से 1 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 4k और -5 लेस देन 0। तो देखिए कितना हो गया ये 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 -4k स्क्वायर, -4 से मल्टीप्लाई और -4 4 जा 16k और माइनस प्लस 4 5 जा 20 लेस देन 0।
क्लियर। तो देखो 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर। 9 और 20 तो कितना हो गया 29, 20 और 9 कितना हो गया 29। 16 में से 12 जाएंगे, 16 में से 12 जाएंगे तो 4 बचेंगे, माइनस का 4k लेस देन 0, तो 29 लेस देन 4k हो गया। माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको फ्लिप करूँगा। फ्लिप का मतलब ये ऐसे है, इसको ऐसे करके घुमा दूंगा मैं, क्लियर। तो 4k को इधर लिखूँगा और 29 को इधर लिखूँगा, क्लियर। अब जरा सोचिए, इसका मुंह किधर को ओपन है, 4k की तरफ है। ये इनइक्वालिटी का मुंह किधर ओपन है, 4k की तरफ है, तो इधर भी 4k की तरफ ही क्या करना है, ओपन करना है। इसको ऐसे करके रोटेट कर दिया है मैंने यहाँ से, ठीक है। तो k क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 29/4, ये आंसर हो गया। तो k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 29/4। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। सर कहाँ से लाए क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। बेटा अगर देखना इसमें से क्वेश्चन फंसने वाले तो हैं ही, अगर पूरे पूरे क्वेश्चन फंस गए ना तो समझ लेना आप बिल्कुल घर पर ही आ जाएंगे आप मेरे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अब इसके अंदर इक्वल रूट्स का मैटर दिया है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने कई बार किया भी होगा। इसका प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं इसके, है ना। देखिए अभी तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन का वीडियो आएगा, उसके बाद 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो फिलहाल 12 मार्क्स के लिए अपने को ये सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स हैं हैज़ इक्वल रूट्स। इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, क्लियर। तो बताइए a कितना है, यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है, k-12, b की वैल्यू कितनी है 2k-12 और c की वैल्यू कितनी है 2। अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। b की वैल्यू रख दो तो 2k-12 का होल स्क्वायर है -4। a की वैल्यू k-12, a की वैल्यू k-12, c की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 = 4, k-12 का होल स्क्वायर -4 2 = 8, k-12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो और k-12 कॉमन ले लो, तो 4 बाहर k-12 बाहर, तो कौन बचेगा k-12 और -4 2 = 8, ये कॉमन आ गया इज इक्वल टू किसका बराबर 0 के। तो ये हो गया 4 k-12 और k माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए k अननोन नंबर है और यहाँ 4 क्या है, नोन नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। ये 4 है ना, ये डिवाइड होकर यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से अगले स्टेप में 4 हटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा k-12 k-14 इज इक्वल टू किसके बराबर 0 के। तो यहाँ से k-12 इज इक्वल टू 0 और k-14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्लियर। अब जरा सोचिए, क्या k 12 हो सकता है यहाँ पर, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब आप 12 लगाएंगे तो 2 केस हैं कि अगर आप 12 लगाएंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं है k की वैल्यू के लिए, तो 12 तो इनवैलिड है। या हम बोल सकते हैं यहाँ 12 लगाएंगे तो 0, यहाँ 12 लगाएंगे तो 0, तो 2 किसके बराबर आ गया 0 के, तो 2 0 के बराबर होता नहीं, सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो आंसर किसके बराबर आएगा 14 के बराबर आंसर आएगा, क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आपके 5-6 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या सर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया आपने सर, मेरा तो डाउट क्लियर हो गया यहाँ से। खाली कमेंट ही करते रहोगे, लोगों में शेयर भी करोगे, शेयर करते रहिए भाई। देखिए अ राइट सर्कुलर कोन, ये कौन है, कौन है, कौन नहीं है, कौन है, कौन है, ये कौन है ना। ये राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस दी है अपने को कितनी 3 सेंटीमीटर, कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। हैज़ अ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका दे रखा है अपने को कितना 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम, क्या बताना है अपने को, वॉल्यूम बताना है ना। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, ठीक है। देखिए एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हैज़ अ कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को दे रखा है, और अपने को क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h,
यही तो होता है ना। वेरी गुड। आर दे रखा है, प्रॉब्लम है एच की, तो एच लाना है अपने को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट? देखिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अपने को दे रखा है कितना, 47.1। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू 47.1। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। कितनी लेनी है, 3.14। रेडियस कितनी लेनी है, 3। अब प्रॉब्लम है एल की, तो इसकी हाइट एच ले लो, तो एल किसके बराबर होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो आर कौन है, 3 है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया, 47.1। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या चल रहा है? वेरी गुड। पाई आर एल है, वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर। अब जरा सोचिए, यहाँ पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 3 3 = 9 यही रहेगा। ये हो गया 47.1 अपॉन 3.14 इंटू 3 बराबर, यही तो आएगा, है ना। अब देखिए ये हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस 9। कैलकुलेशन देखिए कितनी प्यारी कैलकुलेशन है। कितना हो गया, 4 3 = 12 है ना, और 4 और कितना हो गया 9 बराबर, इसका मल्टीप्लाई यही तो है। अब आप क्या करेंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे और पॉइंट से पॉइंट क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो समझ में आया क्या किया मैंने? ये हो गया 4710 अपॉन 942। ये जाएगा 5 कितना जाएगा, 5 देखो 5 2 = 10, 5 4 = 20 और 121, और 5 9 = 45 और 2 कितना हो गया, 47। क्या सर आपने एकदम हलवा बना दिया, मलीदा बना दिया है। अब देखो एच निकालना है, एच निकालने के दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कितना हो गया 25। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्लियर। अब देखिए अपने को वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो कितना हो गया, 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 4 है ना, हाइट कितनी है 4 हो गया। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 3.14 है ना, और 3 4 से कितना हो जाएगा 12 है ना, तो कितना हो गया 12 चौक 48, 12 का 12 4 16, 36 और 1 37, तो कितना आएगा 37.68। नोट कर लीजिए इसे, इतना आंसर आएगा इसका। ठीक है, देखिए 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। आर आपको दे रखा था, उसके लिए कट सरफेस एरिया में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल, एच की जगह कितना लगा देंगे 4 लगा देंगे। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर, 2 बार है ना, आर इंटू आर, 3 इंटू 3, तो एक बार 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसका उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए अगर कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो डोंट वरी, आप खुद से भी निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए ये कोई सिलेंडर है, इसकी रेडियस मान लो आप r और हाइट कितनी ले लो h। तो उसने बोला द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट इज इक्वल टू किसके बराबर है 37। अच्छा, sum of the radius of the base and the height of the right circular cylinder is 37 if the total surface area of the right circular cylinder TSA total surface area किसके बराबर है 162.8 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर। अब यहाँ आर और एच का सम दे रखा है, अलग अलग नहीं दे रखा है, बट उसके लिए टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। आप यहाँ से लगा सकते हैं फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर।
याद आया कुछ फार्मूला? याद आया नहीं आया, है ना? हाँ, 2πr और ब्रैकेट में h+r, और h+r आपको डायरेक्ट दे रखा है। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 इंटू r नहीं मालूम है, लेकिन h+r मालूम है, कितना है 37 = 1628, बराबर। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे बहुत कुछ करेंगे। इधर देखिए, ये कितना है 1628, ये डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये सभी मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। 22 इंटू 37, क्लियर। जो डिवाइड है मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएंगे डिवाइड। देखिए 11 1 जा 11, है ना, 11 जा 11, 5 बचेगा 52, 11 4 जा और 11 8 जा 88 और 11 2 जा, बराबर। देखो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 37 से 37, तो रेडियस कितनी आ गई 7 आ गई। रेडियस कितनी आ गई 7। इसे फर्स्ट डाल दो, फ्रॉम फर्स्ट इससे h आ जाएगा, तो 7 + h = 37, तो h = 37 - 7, तो h = कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। देखो हाइट आ गई, रेडियस आ गई, अपने को क्या बताना है वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, ओके, और रेडियस कितनी है 7, तो 7 × 7, और हाइट कितनी है 30, हाइट कितनी है 30, तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो गया 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 अपन 15 × 30। अब अच्छा ये तो मल्टीप्लाई होना है, खाली डिवाइड तो हो ही गया। 7 का मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 15, तो ये हो गया 0 और 3 4 जा 12, 45 और 46 सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए। ये फॉर्मूला, ये आंसर आ गया इसका। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत से मैंने इनको फ़िल्टर किया है, प्लीज़ आप इनको लगा लीजिए। आपके पेपर में अगर 80% भी अगर क्वेश्चन फंस गए ना, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ से। देखिए 9th क्वेश्चन है कि इफ़ -5 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px -15 = 0। अच्छा, अब x दे रखा है अपने को, ये इसका रूट है, बराबर। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + x + k = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इसके रूट्स क्या हैं? इक्वल रूट्स हैं, हैज़ इक्वल रूट्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए इसके रूट्स इक्वल हैं, आपको k की वैल्यू बतानी है। k की वैल्यू आ जाती है लेकिन p नहीं है, तो p लाने के लिए अपने को x की वैल्यू दे रखी है कितनी -5, और यहाँ ये इसका रूट है तो इसके अंदर 5 रख दीजिए -5, तो p आ जाएगा। तो 2 × -5 का स्क्वायर + p × -5 और -15 = 0। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, -5p -15 = 0, तो ये 50 और 50 50 35, -5p = 0, तो 35 = 5p, 5 से काट दीजिए, तो p = कितना हो गया 7। p की वैल्यू कितनी होगी 7, यहाँ 7 लगा दीजिए, तो 7 × x² + x + k = 0, तो कितना हो गया 7x² + 7x + k = 0। a कितना है यहाँ 7, b कितना है 7 और c कितना है k। रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लगाओ, क्या होता है b² - 4ac = 0। b की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू कितनी है k = 0। 7 7 जा 49, है ना, और -7 4 जा 28, k = 0, तो 49 = 28k, तो 49/28 = k, तो k = 7 7 जा और 7 4 जा, तो 7/4। k की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। नोट कर लीजिए इसे। देखिए इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आया था, है ना। बच्चे बहुत ही ज़्यादा, उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हमारी भाषा में उसमें लॉजिकल चीज़ें नहीं होती हैं, अपने बस एक्सप्रेशन देना होते हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये मैथ्स का पेपर है, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि करे हुए ही क्वेश्चन है आपके। अगर थोड़ा बहुत इधर से हिला उडला आता है या मिलता जुलता आता है तो आप डरना नहीं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है
क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन्ड एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सर्कल की थ्योरम है कि सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट आपने डाली है ए बी बराबर, और इसका सेंटर क्या है ओ है, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एम बराबर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर, थ्योरम है, ये आपने कई बार कर चुके होंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखिए मैं इसको समझा देता हूँ, लिखवा नहीं रहा मैं, क्योंकि आप मेरे वीडियो में जाएंगे ना, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर अलग से मैंने 2 थ्योरम डाल रखी हैं सर्कल की, एक ये है दूसरी थ्योरम है, तो पक्का एक थ्योरम तो इसमें आने वाली है। अगर ये थ्योरम आती है तो इसको कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ, लेकिन आप वहाँ से लिख लेंगे इसको। ठीक है, देखिए इसके अंदर ये बताना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इसको मिलाने वाली लाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है, वो टेंजेंट पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहली बात तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट सर्कल को हमेशा वन एंड ओनली वन पॉइंट पर क्या करता है, टच करता है। तो अगर मैं एम के अलावा कहने का मतलब अदर देन एम, अगर कोई पॉइंट लेता हूँ मैं इस लाइन पर, यहाँ कहीं पर भी, तो मैंने मान लो यहाँ ले लिया एन बराबर, तो ये बात तो तय है कि ये एन सर्कल पर नहीं होगा। समझ में आया क्या बात कह दी मैंने? अगर ये सर्कल पे हो गया तो ये टेंजेंट नहीं रहेगा, तो क्या बन जाएगा, ये सीकेंट बन जाएगा, क्योंकि सीकेंट सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करता है, टच करता है। लेकिन ये तो टेंजेंट है, तो पक्का एन जो है वो एम से अलग पॉइंट है। एन जो है वो सर्कल पर भी है और टेंजेंट पर भी है, लेकिन एन जो है वो सिर्फ किस पर है, लाइन पर है या टेंजेंट पर है। क्लियर, तो जब आप यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएंगे तब आप ये देखेंगे कि ओ एन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, ओ एम से। ये एक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी लाइन की किसी भी पॉइंट से बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती हैं, लेकिन उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस वही होती है जो इस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जो इस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट कैसे होगी, अगर आप अदर देन एम कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो उसकी लेंथ हमेशा सर्कल की बाउंड्री से बाहर जाएगा वो पॉइंट, तो जो सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट होगा वही इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। बाकी की सब में क्या होगा, ये और ये डिस्टेंस इससे क्या होते चले जाएंगे, एक्स्ट्रा होते चले जाएंगे। क्लियर, देखो जो मैं मिटा रहा हूँ ना, ये सभी एक्स्ट्रा डिस्टेंसेस हैं बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस तो सब बराबर है, लेकिन ये डिस्टेंस ये सभी ओ एम से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओ एम इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो देयरफॉर ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। मैं बोल देता हूँ, आप यहाँ से लिख लें चाहे आप वहाँ से लिख लें वीडियो से। ठीक है, क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ टेंजेंट अदर देन एम फ्रॉम द सेंटर ओ इज ऑलवेज ग्रेटर देन OM, so therefore OM is a shortest distance, hence OM is perpendicular to AB। क्लियर, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, थ्योरम थी ये। ठीक है, लिखने के लिए आप वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, k + 9 2k - 1 एंड 2k + 7 बराबर आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। ये किसके टर्म्स हैं, AP के टर्म्स हैं बराबर। तब आपको क्या बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी बराबर। अगर ये AP में है तो k की वैल्यू क्या होगी। AP में होने की कंडीशन क्या है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस A2 - A1 किसके बराबर होगा, A3 - A2 के। 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। वही कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे यहाँ पर। तो बताइए A2 कितना है, 2k - 1, A1 कितना है, k + 9, A3 कितना है, 2k + 7 और A2 कितना है, 2k - 1 बराबर। अगर आप ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। 2k - 1 - k - 9 और 2k + 7 - 2k + 1
क्लियर। अब देखिए 2 के में से k जाएगा तो k -1 -9 तो कितना हो गया -10 और 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, 7 और 1 8 तो k = 8 + 10 तो k = कितना आ गया 18। नोट कर लीजिए k की वैल्यू। क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एडिशनल क्वेश्चन जोड़ता हूँ जो इसके अंदर नहीं मिलेगा। एडिशनल क्वेश्चन ये होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ A18 - A15, फाइंड द वैल्यू ऑफ A18 - A15 इफ़ D = 3। अगर D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 3 हो तो आप इसकी वैल्यू बताओ, A18 और A15 की। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अच्छा, तो किसकी वैल्यू बतानी है अपने को, A18 - A15, बराबर। तो बताइए NH टर्म क्या होता है, NH टर्म होता है A + n - 1 × D। मतलब आप जो भी टर्म लिखते हो तो उसमें फर्स्ट टर्म तो A ही रहेगा, फिर एक टर्म यहाँ से कम हो जाता है तो कितना आ जाता है, ये 18 की जगह 17D। क्लियर, माइनस यहाँ पर भी A + 14 की जगह 15 में से एक यहाँ A टर्म आ चुका है तो कितने बचेंगे, 14D बचेंगे यहाँ पर। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो A + 17D -A - 14D, A से A कैंसिल हो गया, 17 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा 3D और D की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 3 से कितना आ जाएगा 9। ये एडिशनल क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको D की वैल्यू दिए हैं तो आप इसकी वैल्यू बताइए, A18 - A15 की। क्लियर, चलिए फिलहाल नंबर उतने ही रहेंगे, आपके 11 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ कोनिकल वेसल, ये कोनिकल वेसल है, कोई कोनिकल बर्तन है, इसके अंदर क्या है, कोनिकल वेसल विद द बेस रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है 5 है ना, एंड द हाइट कितनी है 24, हाइट कितनी है 24, इज़ फुल ऑफ वाटर। ये पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। क्लियर, दिस वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलेंडर वेसल, इसका पूरा पानी उड़ेल दिया इसके अंदर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है R = 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एट विच द वाटर विल राइज। अच्छा, अब ये नहीं पता है कि कितने हाइट तक जाएगा, तो मैंने मान लिया ये H हाइट तक इसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7। क्या कॉन्सेप्ट है, शेप चेंज हो रहा है, जो वॉल्यूम कोन के अंदर वाटर है, जो वॉल्यूम वाटर जो है कोन के अंदर, वही वॉल्यूम आप किसके अंदर डाल रहे हैं, सिलेंडर के अंदर। तो वाटर क्या प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ डालेंगे आप उसी टाइप का क्या हो जाता है, शेप ले लेता है वो। तो कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम आप उसमें क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर = वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का क्या होता है πr²/r²h, और कोन का क्या होगा 1/3 πr²h। इसके लिए स्मॉल लेटर्स लिए, उसके लिए कैप्स लेटर्स लिए मैंने। तो पाई से पाई का हो गया, कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी है 10 × h = 1/3। स्मॉल आर कितना है 5 × h कितना है 24। तो ये हो गया h = 3 8 5 5 25 × 8, 5 5 25 × 8, और नीचे कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर नीचे आएगा, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 25 4 है ना, और 4 2 तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर इसका लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, है ना। देखिए इसके अंदर 24 था, इसका मतलब सिलेंडर जो है थोड़ा चौड़ा था ये, ठीक है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर तक ही उठ रहा है, और ये कहाँ 24 सेंटीमीटर था, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर लिखा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड पर अगर आप टेंजेंट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट है AB और दूसरी कौन है CD, मान लो ये M पर है, ये किस पर है N पर है, ये इसका सेंटर है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। अपने को ये प्रूव करना है कि AB और CD क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो क्या प्रूव करना है अपने को, टू प्रूव AB पैरेलल टू CD, ये प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ क्या कैसे करेंगे, देखिए
ये डायमीटर के एंड पर है तो ये इसकी रेडियस है, रेडियस टेंजेंट की क्या होती है परपेंडिकुलर। ये डायमीटर के एंड पर है तो ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ये टेंजेंट है तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो देखिए अगर आपके पास अल्टरनेट एंगल बराबर हो या फिर आप ये भी 90 ले सकते हैं बराबर, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री हो बराबर। अगर सम 180 है तो इंटीरियर एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने की कितनी कंडीशन है कि अल्टरनेट एंगल बराबर हो, इंटीरियर एंगल का सम कितना हो 180, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो बराबर हो। तो मैंने यहाँ पर कोई सी भी ले सकता हूँ, मैंने इंटीरियर एंगल का ले लिया, ठीक है। क्या लिखेंगे एंगल ए एन एम इज इक्वल टू एंगल सी एम एन इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 90 बाई थ्योरम 1 आप क्या लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट बराबर। सो देयरफॉर एंगल ए एन एम प्लस एंगल सी एम एन, ए एन एम और सी एम एन इज इक्वल टू कितना हो गया 90 प्लस 90। तो एंगल ए एन एम प्लस एंगल सी एम एन इज इक्वल टू कितना हो गया 180 विच आर इंटीरियर एंगल्स which is the sum of इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल का क्या है सम है। सो देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या दिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। अच्छा हेमिस्फीयर बराबर, देखिए इसका रेडियस आप कितनी मान लो आर मान लो। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा। क्लियर, वॉल्यूम बताओ हेमिस्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमी के लिए हाफ कर देंगे तो हाफ के लिए इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया। सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा 3 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए पूरा कितना होता है हेमिस्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा करेंगे तो कितना बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, फिर उसमें ये भी आ जाएगा, फिर पाई स्क्वायर और जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए आर स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एक आर बचेगा तो ये 2r हो गया, और 2r कौन होता है डायमीटर, तो डायमीटर किसके बराबर हो गया 9 के बराबर हो गया। ठीक है, बेसिक वालों के लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसे। समझ में आया क्या किया, इसका सरफेस एरिया देखो, अगर कट सरफेस एरिया दिया है तभी आप कट सरफेस एरिया लिखेंगे, अगर सरफेस एरिया दिया है तो समझ लेना कि टोटल सरफेस एरिया है वो, तो ये टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ये वॉल्यूम हो गया, तो यहाँ से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बचेगा, 2r बचेगा, 3 इधर आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 2r होता है डायमीटर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैंने आपके चैनल में जाइए आप APT अड्डा के, वहाँ पर पहले से ही ये वीडियो डाल रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है, इन द गिवन फिगर क्वेश्चन नंबर 15 इन द गिवन फिगर AB एंड CD है ना, आर 2 कॉमन टेंजेंट, क्या है ये कॉमन टेंजेंट टू द 2 सर्कल ऑफ अनइक्वल एरिया, छोटे बड़े हैं ये बराबर। प्रूव दैट द AB इज इक्वल टू CD, अपने को क्या प्रूव करना है कि AB किसके बराबर CD बराबर। देखिए सर्कल के अंदर अपने को 2 ही कॉन्सेप्ट पता है कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट डालते हैं तो उनकी लेंथ आपस में क्या होती है इक्वल होती है, तो यहाँ पर बाहर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट बना लीजिए, इसको पीछे के साइड क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे, इसको पीछे के साइड एक्सटेंड करेंगे, इसे मान लो P, इसे क्या मान लो P। अब देखो P जो है इसके लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है और P इसके लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो फॉर इस सर्कल के लिए इसे O मान लो, इसे क्या मान लो O डैश, तो क्या लिखेंगे फॉर सर्कल
ओ फॉर सर्कल ओ पी ए किसके बराबर हो गया, पी सी के, इक्वेशन 1। पी ए किसके बराबर हो गया, पी सी के, इक्वेशन 1 बाई थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब किसके लिए, फॉर सर्कल ओ डैश, कौन से सर्कल के लिए, ओ डैश के लिए। देखो पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी डी के, है ना, इक्वेशन 2। और रीजन थ्योरम 2, बाहर टेंजेंट, बाहर पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट डाली, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए अगर अपने को ये लाना है तो इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इसमें से इसे माइनस कर दो और इसमें से इसे माइनस कर दो, तो आ जाएगा देखो पी ए में से पी बी माइनस कर दो और पी सी में से पी डी माइनस कर दो, है ना। तो पी ए में से पी बी जाएगा तो कौन बचेगा, ए बी। पी ए में से पी बी जाएगा तो कौन बचेगा, ए बी। पी सी में से पी डी जाएगा तो कौन बचेगा, सी डी। हो गया प्रूफ। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। 15 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लगाते हैं। लिख लीजिए इन्हें 1 बाई 1। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, तो उससे क्या होगा, आपको और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने केवल 6 क्वेश्चंस कराए हैं कंस्ट्रक्शन के। 100% गारंटी ले लो मेरे से, उन 6 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन फंसने वाला है। क्लियर। ये मैं करा देता हूँ कंस्ट्रक्शन का, आप वहाँ से कर लीजिए क्वेश्चन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, उसी का ही क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ। देखिए उसके अंदर मैंने पूरा बनाकर बताया है, वो देखेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का आपने एक लाइन सेगमेंट बना लिया, कौन, ए बी। फिर क्या बोला है, डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3। इसको इंटरनली 2:3 के रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका क्या तरीका होता है, जो रेशियो दिया होता है पहले उसको ऐड करते हैं। स्टेप्स नहीं लिखना है, स्टेप्स लिखने के लिए नहीं आएंगे, आप डायरेक्ट ऐसे ही बना देंगे इसको, ठीक है। 3 और 2 कितने हो गए, 5। तब आप यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल ज़्यादा बड़ा मत बनाना, थोड़ा छोटा है, मतलब इस साइड बनाना है, ठीक है। और ये लाइन जो है इतनी लंबी बनाना है कि उसमें बराबर बराबर 5 पार्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे ए हो गया, तो ये पार्ट कितना ही बड़ा ले सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा मत लेना कि कॉपी से बाहर निकल जाए। आ रही बात समझ में, इस तरह से लेना है कि इक्वली आना चाहिए वो। तो देखो यहाँ तक ले लो, ये हो गया तुम्हारा A1, ये कौन हो गया A2, ये कौन हो गया A3, ये कौन हो गया A4, ये कौन हो गया A5, बराबर। पहला स्टेप क्या है, ए बी बनाएंगे, कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का हम पहले क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। ओके चलिए, बना लिया आपने 7 सेंटीमीटर के। क्लियर, जो भी दिया होगा। फिर अपने को क्या करना है, 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, बराबर। तो अपने को लास्ट वाले को तो ऐसे मिला देना है 5 के साथ। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, 2 पर इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मतलब है अपने को डुप्लीकेट एंगल बनाना है। क्या बनाना है, डुप्लीकेट एंगल। देखो कैसे, अगर ये कोई पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन होंगे, बराबर। तो ये एंगल और ये एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डुप्लीकेट एंगल कैसे बनाते हैं, यहाँ से आप एक आर्क लगाइए, बराबर। वो आर्क इतना बड़ा मत लीजिए कि जब आप 2 पर बनाए तो वो बाहर निकल जाए, ठीक है। आप इतना बड़ा ले लीजिए और यहाँ पे ये आर्क लगाइए और यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लीजिए, वही मेजरमेंट यहाँ लीजिए और थोड़ा सा यहाँ पर स्केल रखकर धीरे धीरे इस तरह से लेकर आइए और इसको इससे क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, बराबर। ये पैरेलल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पैरेलल आना चाहिए। इसे मान लीजिए आप एम, तो क्या हो गया ये AM:MB। कितने का रेशियो है, 2:3 का रेशियो, 2:3 का रेशियो, बराबर। चलिए नोट कर लीजिए, इसे इस तरह से बनाएंगे। वीडियो में जाइए, वहाँ से देखिए, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठेंगे, मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया, वहाँ से आप देख लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 के अंदर क्या है, आज सर्कल टच ऑल दी 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अच्छा, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, बराबर। अ सर्कल टच ऑल दी 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, बराबर। मैंने मान लिया ये इसको टच कर रहा है P पर, Q पर और R पर और S पर। क्या प्रूव करना है अपने को, AB + CD, AB + CD, AB + CD किसके बराबर, BC +
डी है। ये तो बहुत फैमिलियर क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए कि किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, सर्कल की थ्योरम 2 का हम यूज़ करेंगे। देखो अपने को ए भी लाना है, ए भी लाना है, तो अपने को क्या करना है कि ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन, ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसका रीज़न क्या आएगा कि सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। अब इसके अंदर लॉजिक क्या है वो ध्यान से सुनिए। ए बी लाना है तो ए बी के साथ, ए बी लाने के लिए ए पी के साथ बी पी होना चाहिए, तब अपने को ये वाला पार्ट लिखना है। तो बी पी किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आने वाला है आपका, ठीक है। हाँ, बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के। सभी का रीजन सेम है कि टेंजेंट आप डालेंगे दो सर्कल पर तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो देखो यहाँ से ए बी आ जाएगा। अब ए बी के बाद सी डी लाना है, तो सी डी लाने के लिए सी आर किसके बराबर लिखना है, सी आर लिखना है सी क्यू के बराबर। अब सी आर से सी डी बनाना है, तो यहाँ से डी आर लेंगे। कौन लेंगे, डी आर। डी आर किसके बराबर होगा, डी एस के। और सबका रीज़न कौन है, थ्योरम 2। थ्योरम 2 का मतलब टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अब क्या लिखेंगे, एडिंग ऑल, सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, है ना, इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। हो गया। तो देखो ए पी बी पी, ए पी प्लस बी पी पेयर बना लीजिए, और सी आर का डी आर के साथ बना लीजिए, ए एस का डी एस के साथ बना लीजिए, और बी क्यू का सी क्यू के साथ बना लीजिए, बराबर। ए पी बी पी, ए पी बी पी, ए पी बी पी कौन हो गया, ए बी। सी आर डी आर, सी आर डी आर तो कौन हो गया, सी डी। ए एस डी एस, ए एस डी एस तो कौन हो गया, ए डी। और बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू कौन हो गया, बी सी। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इंक डाल लेता हूँ मैं, इंक ख़त्म हो गई इसकी, ठीक है। चलिए नोट करिए। आपके 17 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी 13 क्वेश्चन बाकी हैं, फटाफट इनको सॉल्व करते हैं, लगाते हैं इसको 1 बाई 1। देखिए बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। आप इनको प्लीज़ 2 बार कम से कम देख कर जाइए और इनकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी गलती जो आप कर देते हैं एग्ज़ाम में वो नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या दिया है अपने को कि विच टर्म ऑफ एन ए पी, विच टर्म ऑफ एन ए पी 8, 14, 20, 26 will be 72 more than its 41st टर्म। अच्छा समझ में आया, 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। इस एपी का कौन सा टर्म 41st टर्म से कितना ज़्यादा होगा, 72। इसमें कोई एक ऐसा टर्म होगा, है ना, इसमें एपी का कोई एक ऐसा टर्म होगा जो किसके बराबर होगा, उसी के 41st टर्म से कितना ज़्यादा, 72। अब ये बात तो तय है कि इसमें जो भी टर्म होगा वो 41st से तो ज़्यादा ही होगा, बराबर। अब जो भी टर्म आएगा, है ना, वो 41st टर्म और प्लस 72 करेंगे तो वो उसके बराबर आएगा। तो आप इतना लेंदी मत करिए, आप सीधा मान लीजिए कि लेट nth टर्म बी द रिक्वायर्ड टर्म, बी द रिक्वायर्ड टर्म। जो हमें चाहिए वो कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो देखिए nth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू 41st टर्म प्लस 72। उसके 41st टर्म से कितना ज़्यादा है, 72 ज़्यादा है। समझ में आया क्या किया, इसका nth टर्म जो है इसी ए पी के 41st टर्म से कितना ज़्यादा है, 72 ज़्यादा है। तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर। और 41st टर्म क्या होगा, a प्लस 40d, माइनस कर देंगे ना यहाँ पर 40d, और प्लस कितना हो जाएगा 72। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया n-1। d की वैल्यू बताओ, यहाँ से d कितना आएगा, 8 और 6, 6 आएगा, 6 बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया 6, 40 इंटू 6 प्लस कितना हो गया 72। तो n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 चौक 24 प्लस 72,
है ना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 नीचे आएगा, है ना। कितना हो जाएगा 2 7 4 11 और 3, है ना। तो कितना हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू, कटेगा ये 6 5 ज़ा 30 और 6 2 ज़ा 12, तो n इज इक्वल टू 52 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 53। तो इसका मतलब कौन सा टर्म है 53rd टर्म। इस एपी का जो 53rd टर्म होगा बराबर, जो वो क्या होगा वो से मतलब नहीं है, वो जो भी होगा, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो 2 2 5 7 मान लो ये है 53rd टर्म फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आता है, तो इसके अंदर 41st टर्म भी होगा और 72 भी होगा। आ रही बात समझ में? वेरी गुड, लिख लीजिए आप इसे, ठीक है। 53rd टर्म होगा इसका, नोट कर लीजिए इसे। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका? ये आपका 18 क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? 18। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर इन अ गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया है। फिगर क्या दिया है? P पॉइंट से 2 टेंजेंट हैं, PA और PB। एक टेंजेंट ये है C और D, जो कहाँ पर मिल रही है? Q पर। ये सेंटर क्या है इसका? O है। अब देखिए इसके अंदर अपने को PA दिया है, PA कितना है 12, PA पूरा कितना है 12, QC QD अपने को कितना दे रखा है 3 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PC प्लस PD। अच्छा, PC और PD की वैल्यू बतानी है, PC और PD की वैल्यू बतानी है। क्लियर? अब देखिए QC और CA आपस में इक्वल होंगे, QC इज इक्वल टू CA बराबर, और QC किसके बराबर 3 के, तो ये 3 होगा। रीज़न क्या है? थ्योरम 2। QD किसके बराबर है? DB के, ये भी कितना होगा 3 बाई थ्योरम 2। टेंजेंट ड्रॉन टू दी सर्कल आर इक्वल इन लेंथ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर? अब देखो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है PC की, तो PC को आप क्या ले सकते हैं? PC को क्या ले सकते हैं? PA माइनस CA प्लस PA माइनस CA लिख सकते हैं PC को, और PD को क्या लिख सकते हैं? PB माइनस DB। हो गया? तो बताइए PA कितना है 12 बराबर, और CA कितना है? CA कितना है 3 प्लस PB, ये 12 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा 12 होगा, क्योंकि आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू कितना 12। इसका रीज़न भी क्या आएगा? थ्योरम 2। ठीक है, तो बताओ ये कितना है 12, और DB कितना है 3, तो ये कितना हो गया 9, और ये भी कितना हो गया 9 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। लिख लीजिए 18 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन हो गया आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 20 के अंदर क्या है? कैमरा चल भी रहा है, गड़बड़ करे जा रहा हूँ मैं। हाँ चल रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 से 500 के बीच में आर डिविजिबल बाई 8। ऐसे इंटीजर बताना है 200 से 500 के बीच में जो 8 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले 200 को 8 से डिवाइड करके देखो, 8 2 कितना हो गया 16, है ना। 8 2 16, तो कितना बचेगा 4, और 8 5 40। अच्छा, तो पहला तो 200 है, फिर दूसरा 208, फिर 216, ये तो आएगा। लास्ट वाला देखते हैं, 500 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 6 48, है ना, और 8 2 16 बराबर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 4 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 496, है ना, 496। क्लियर? हाँ, 4 रिमाइंडर आ रहा है, माइनस कर दीजिए। अब तो ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स होंगे। तो देखिए पहला टर्म कौन है? 200, है ना। n अपने को फाइंड करना है, और d कितना है? 8 बढ़ता जा रहा है, और लास्ट टर्म कितना है? 496। तो बताइए an इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है?
496 इज इक्वल टू 200 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी 8, तो 496 माइनस 200 इज इक्वल टू n-1 इंटू 8, माइनस कर दीजिए तो 296 इज इक्वल टू n-1 इंटू 8, 296 अपॉन 8 इज इक्वल टू n-1, 8 से कट करिए तो 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 इज इक्वल टू n-1, तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 38। टोटल कितने टर्म्स होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे? 38 टर्म्स होंगे। कितने? 38। चलिए 20 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन बचे, फटाफट इनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, नहीं ये है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अपने को मीन बताना है फॉलोइंग डेटा का, तो अपने को क्लास दे रखा है। क्लास क्या क्या है? 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15 और 16 to 19, बराबर। क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 5, 4, 9, 10। अब देखिए कन्फ्यूज़न क्या है यहाँ पर। जो बच्चे थोड़ा एवरेज नॉलेज होती है ना जिसको, उनके लिए बहुत डेंजर क्वेश्चन है। कैसे? यहाँ पर जो इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये 4 से 7 है तो 7 से होना चाहिए ना। तो देखिए मीन में इंटरवल कंटिन्यूस हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये मीडियन निकालने के लिए बोलता, क्या निकालने के लिए? मीडियन, तब इसको अपने को कंटिन्यूस क्लास बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? कंटिन्यूस क्लास। ठीक है, कंटिन्यू क्लास कैसे बनता है अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 3 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर मीडियन का क्वेश्चन आएगा। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, मीन के केस में चाहे कंटिन्यूस हो या ना हो, जैसे निकलता है वैसे ही निकालेंगे। लेकिन मीडियन के केस में अगर कंटिन्यूस नहीं है इंटरवल, 4 से 7 और 7 से 11 नहीं है, तो वो कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा अपने को। और कैसे बनाया जाता है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए मीन निकालना है, तो पहले इसका क्लास मार्क बताइए। दोनों को ऐड करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 11, 11 का आधा कितना हो गया? 5.5। कैसे निकलता है समझ में आया? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 7 4 11/2, 11 का आधा कितना हो गया? 5.5, बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पर 11 8 कितना हो गया? 19 है ना। 19 का आधा कितना हो गया? 9.5, 9 दूनी 18 है ना, और 9.5 कितना बढ़ता जा रहा है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 13.5, ये कितना हो जाएगा? 17.5, 35 हो गया ना, 35 का 17.5, बराबर। अपने को मीन का फार्मूला मालूम है। मीन का फार्मूला है x बार इजिकल टू क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। क्लियर? चलिए कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा fx, बताइए क्या आएगा? 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और कितना हो गया? 27। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, 5 चौक 20 है ना, 9 चौक 4 9 36 और 2 38 हो गया। 9 पंजे 45 और 9 तियाँ 27 और 4 31, 9 एकम 9 और 3 12। ठीक है, 9 5 ज़ा 45 और 9 3 ज़ा 27, 27 और 4 31 है ना, और 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 और 3 9 3 12 हो गया। अच्छा ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 175.0। सिग्मा fx बताइए, सिग्मा fx। तो देखो 5 5 10 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 2 कैरी, 2 2 4 और 3 7 और 2 9, 9 7 16, 1 2 3, तो 362। सिग्मा fx आ गया 362 अपॉन सिग्मा f कितना है? ये जोड़ लो, 5 4 9 9 9 18 और 10 28, कितना हो गया? 28। ठीक है, चलिए 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 8 जा और 2 1 जा है ना, और 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 14। चलिए अब इसे डिवाइड करिए, डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। ठीक है, बताइए लगभग लगभग कितना आएगा? ये 1 2 पॉइंट लगभग लगभग 1 2.9 डिवाइड कर लेना, लगभग यही आएगा आंसर 1 2.9। चलिए नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया आपका। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए
कंटिन्यूस इंटरवल नहीं दिया था जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 आपसे बोला है कि पी की वैल्यू बताइए अगर इसमें मीन अपने को दे रखा है कितना 7.5, मीन कितना दे रखा है 7.5। तो देखिए एक्स कितना है, एक्स अपने को दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11 और 13 है ना, 2 बढ़ता जा रहा है। और एफ़ कितना है, एफ़ है तुम्हारा 6, 8, 15, P 8, 4। तो फॉर्मूला मालूम है, एफ एक्स निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, एफ एक्स बताओ। 6 3 ज़ा 18, 8 5 ज़ा 40, 15 7 ज़ा 105 और 9P 88 और 52। क्लियर। फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बताइए कितना आएगा, सिग्मा एफ कितना आएगा बताइए। देखिए 8 और 6 14 और 15 29 और 8 37 है ना, 29 और 8 37 और 4 41। तो 41 प्लस पी, 41 प्लस पी। अब सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स। तो देखो इसमें 9P तो अलग ही लिख लो प्लस, अब देखो इसमें आप 8 डालिए तो कितना हो गया 60 और देखिए एक काम करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो कितना हो गया ये 105 और 18 और 40, 18 40 और 88 और 52। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 8 7 15, 15 5 20 और 2 और 3। तो कितना हो गया 303। क्लियर। चलिए वैल्यू रख दीजिए। एक्स बार कितना दिया अपने को 7.5 और सिग्मा एफ एक्स कितना है 9P प्लस 303 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 41 प्लस पी बराबर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 9P प्लस 303 इज इक्वल टू 7.5 का मल्टीप्लाई किससे 41 प्लस पी के साथ। क्लियर। तो कितना आएगा ये 9P प्लस 303, 7.5 का मल्टीप्लाई 41 से है ना, तो कितना आएगा 5 7 और 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 2 कितना हो गया 30। तो 5 7 3 0, एक के बाद पॉइंट लगेगा। तो कितना हो गया 30 7.5 और प्लस 7.5P अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका। ठीक है। अब देखिए ये हो गया 9P, ये प्लस का इधर आके किसका हो गया माइनस का, ये हो गया 307.5 माइनस 303। तो ये कितना बचेगा 9 में से 7.5 जाएंगे 8 9 1.5 बचेगा, 9 में से 7.5 माइनस कर दो। ठीक है। और ये कितना बचेगा 307 में से 303 तो कितना 4.5। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 4.5 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 3 आ जाएगा। P की वैल्यू कितनी आएगी 3। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। कितने क्वेश्चन 22। चलिए 8 क्वेश्चन बचे हुए, फटाफट इसे भी कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें कैसे 23rd में अपने को क्या दिया है, 23rd में दिया है अपने को इफ़ द मीडियन कितना है, मीडियन है आपका 137 और मीन कितना है 137.05 है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। किसकी वैल्यू बतानी है, मोड की। इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप फॉर्मूला लिखिए। मीन मीडियन मोड में जो फार्मूला होता है और उस फार्मूले को हम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। कौन सा फार्मूला, एम्पेरिकल। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि राइट द एम्पेरिकल फार्मूला तो आप डर मत जाना कि ये क्या बवाल पूछ ले है ना। तो एम्पेरिकल फार्मूला लिख के बताइए क्या होता है ना। चलिए बस इंक पड़ चुकी है, फटाफट आप लिखते जाइए। देखिए बस 10 मिनट का खेल और है, ये ख़त्म होने वाला है आपका। एम्पेरिकल फार्मूला बताइए क्या होता है। पता चला या नहीं,
चलिए मैं बताता हूँ एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है ना। चलिए लिखिए, अगर एग्ज़ाम में पूछ लें कि राइट द एम्पेरिकल फार्मूला, तो देखिए क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये फार्मूला होता है। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। एग्ज़ाम में अगर ये नाम से पूछ लें तो आप लिख सकते हैं। क्लियर, तो बताइए 3 मीडियन कितना है 137 है ना, और मोड अपने को निकालना है, और 2 मीन कितना है 137.05। ठीक है, तो ये देखो 7 3 जा 21, 39 40 41, 3 3 जा 9, 9 2 1, 3 1 जा 3 4 हो गया 411, और ये कौन हो गया मोड प्लस 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और 274.1, तो ये हो गया 411। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू किसके बराबर मोड के बराबर। क्लियर, तो देखिए 411.00 में से 274.10 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 0 9, 11 में से 4 गए तो 7 है ना, 10 में से 7 गए तो 3, और ये 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 137.90। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड 2-3 वैरायटी और हैं, वो भी करा देता हूँ मैं, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है मोड एंड मीन ऑफ द डेटा। मोड कितना दे रखा है, मोड है 2 के 12 के, मोड कितना है 12 के, और मीन कितना है, मीन है 15 के रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द मीडियन, किसकी वैल्यू बतानी है, मीडियन की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, यही तो होता है। तो अपने को मीडियन बताना है तो मीडियन यहीं रखिए, और बाकी 3 को क्या है ये नीचे ले आइए, ऊपर कौन बचा है, मोड है, प्लस 2 क्या है, मीन है। बताइए मोड कितना है, मोड कितना है 12 के, और 2 इंटू मीन कितना है, मीन कितना है 15 के अपॉन 3, तो ये हो गया 12 के, 15 का डबल 30 के अपॉन 3 है ना, तो ये कितना हो गया 30 40 42 के अपॉन 3, तो कितना हो गया 14 के। आंसर कितना आएगा 14 3 42 14 के। नोट कर लीजिए, 24 क्वेश्चन हो गए आपके, कितने हो गए 24। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या दे रखा है, इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मीडियन। मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है 9.5, और मीडियन कितना है 10, मीडियन कितना है 10। फाइंड द मोड, क्या बताना है अपने को, मोड बताना है ना, यूजिंग द एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 3 मीन है ना। बताइए 3 इंटू मीडियन कितना है 10, मोड अपने को फाइंड करना है, 3 इंटू मीन कितना है 9.5, तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू मोड प्लस 5 3 15, 9 3 27 और 1 28, तो ये हो गया 30 माइनस 28.5 इज इक्वल टू मोड। तो मोड किसके बराबर हो गया 1.5। ठीक है, 30 में से 28.5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए ये आपके हो गए 25 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या है, देखिए एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। एक कोई ऑब्जर्वर है जो कितना टॉल है 1.5 मीटर टॉल, इज टू 0.5 मीटर अवे है ना फ्रॉम अ टावर। ये कोई टावर है,
ये टावर से कितना दूर है 20.5 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है 22 मीटर, 22 मीटर हाइट। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से अगर सीधे देखेगा तो लाइन ऑफ विजन, ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वर। तो देखिए ये 20.5 है तो ये भी 20.5 होगा, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। तो ए बी सी के अंदर 22 में से 1.5 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 20.5। 22 में से 1.5 कर देंगे तो 20.5 बराबर। अब देखिए परपेंडिकुलर भी यही है और बेस भी यही है, तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है 20.5, बेस कौन है 20.5, कट गया किसके बराबर 1 के बराबर। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू होती है tan 45 की, तो यहाँ से थीटा किसके बराबर हो गया 45 डिग्री के, है ना। वो ऑब्जर्वर कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। 26 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आर लेफ्ट, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें लोगों में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 क्वेश्चन क्या है, इफ़ टू टावर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक टावर x है, दूसरा कौन है y है। देखिए मेरे पास क्वेश्चन है इसलिए मैं बना दे रहा हूँ इसको, आप भी ज़रा ध्यान से पढ़िए कि कौन छोटा बनेगा कौन बड़ा बनेगा। तो ये 2 टावर हैं x और y, ये एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द लाइन। इस लाइन के सेंटर से a b का सेंटर पॉइंट c मान लो, यहाँ से ये बना रहा है 30 डिग्री, कितना बना रहा है 30, तो ये पास मतलब ये छोटा होना चाहिए, है ना। और ये कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो ये बड़ा होना चाहिए, ये तो होना चाहिए 30-60 डिग्री, है ना बराबर। इसके मिड पॉइंट्स हैं, एक 30 बना रहा है एक 60 बना रहा है, जॉइनिंग द फिट ऑफ, है ना। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, क्या फाइंड करना है एक्स और वाई का रेशियो। तो बहुत आसान है, इसको आप मान लीजिए ए, इसको भी क्या ले लीजिए ए बराबर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन से ट्राइंगल में ए बी सी डी और ई। सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी बताइए। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। तो x किसके बराबर हो गया a अपॉन √3, ये इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू a अपॉन √3। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी ई, बी सी डी नहीं आया, बी सी डी, बी सी डी नहीं है, कौन है बी सी डी का फुल फॉर्म क्या है अपने आप बताइए, थोड़ा तेज़ बोल दीजिए समझ में आ जाएगा। बी सी डी, चलो बी सी ई में बताइए tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू √3, तो y अपॉन ए। तो y किसके बराबर हो गया √3 a। अपने को रेशियो बताना है x और y का, x और y का, x और y को डिवाइड कर दीजिए। तो x है a अपॉन √3 और ये कौन है √3a, a से a कट गया, √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 कितना हो गया 3। तो x का रेशियो y के साथ कितना हो गया 1:3, नोट कर लीजिए। 27 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। चलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये आई थिंक सो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। इफ़ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन आर सेम, ये कोई मैन है, इसकी हाइट x मान लो, शेडो भी कितनी x बराबर, यहाँ पर कोई सन होगा, ये सन की वजह से द शेडो आएगी। इफ़ द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन आर सेम देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ठीक है। देखिए ए बी सी, ए बी शेडो की लेंथ और बी सी हाइट उसकी, दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है tan 45, तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अगर किसी टावर के या मैन की हाइट और उसके शेडो बराबर है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाएगा 45 डिग्री बनाएगा, क्लियर। चलिए 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं और आज के सेशन को फिनिश करते हैं, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100% यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29,
देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, अ प्लेयर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। ये कोई टावर है ना, इस टावर पर एक कोई प्लेयर बैठा हुआ है, क्लियर। ऑफ हाइट 20 मीटर, इस टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉल, यहाँ पे कोई बॉल है, ये सामने देखेगा तो डिप्रेशन इधर आएगा, तो डिप्रेशन एंगल कितना है, हमने ग्राउंड इज 60 डिग्री, कितने डिग्री 60, तो एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों बराबर होते हैं, ये भी 60 हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द बॉल, टावर और बॉल के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कौन से ट्राइंगल में, ABC में, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC बताइए, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3, BC कितना है 20 और ये कितना है x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 20/√3, ये डिस्टेंस आ गया, क्लियर। रैशनलाइज करना चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 20/√3, तो ये हो गया √3/√3, तो ये हो गया 20√3/3, क्लियर। √3 की वैल्यू 1.7/3, 1.73, तो 0, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34 अपॉन 3, बराबर 3 से डिवाइड कर दो, 11 3 ज़ा 33 और 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, ये आंसर आएगा 11.53 मीटर, इतने मीटर दूर होगी बॉल, क्लियर, वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लेकिन लास्ट क्वेश्चन लगाने से पहले प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है लेकिन वैसा नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत के अकॉर्डिंग जो है ना, अब देखिए ये क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, आप कोई दूसरे क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये 2 मार्क्स के लिए इनको ही स्टडी करिए और कल आपको वीडियो मिलेगा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको फिनिश करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ ax square plus bx plus c is equal to 0 has equal roots। अब बोलोगे क्या सर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तब किसकी वैल्यू बतानी, c की, कि अरे सर आपने तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही उठा के दे दी। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है, तो रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर, 0 के, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, तो ये b a 4 सब है तो यहीं से ही b² - 4ac, तब किसकी वैल्यू बतानी है, c की वैल्यू, तो b² किसके बराबर हो गया 4ac, तो b²/4a इज इक्वल टू किसके बराबर, c के, तो c की वैल्यू किसके बराबर होगी b²/4a। हैप्पी एंडिंग, क्लियर। बने रहें एपी टेड्डा के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह आप 24 आवर्स का वेट करिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कल आपको 100% मिल जाएंगे, फिर उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि 5 तारीख को आपका पेपर है, तो जल्दबाजी ना करें, इन क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार आप देखें, अच्छे से लगाएं, बने रहें एपी टेड्डा के साथ। गुड बाय।